Good morning, students. Today we will start our part number 4 of chapter number 1, Cold War Era. Okay, 12th class Political Science. Then today we will discuss about the topic India and the Cold War. Means what was the role of India during the Cold War. Then students, basically there were two principles of India. Okay, first stay away from alliances. फर्स्ट प्रिंसिपल जो मेन था इंडिया का वो था स्टे अवे फ्रॉम अलायंसेस, कि दोनों अलायंसेस से स्टे अवे, दूर रहना. ओके, मीन्स टॉक टू एवरीवन बट डोंट गेटिंग टू टीम विद एनीवन. बातें सभी से करो बट किसी के साथ अलाय मत हो, उसके साथ ज्वाइन ना हो. ओके, एंड द सेकंड इज रेज वॉइस अगेंस्ट न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज ज्वाइंड एनी सुपर पावर. ऐसी डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज के खिलाफ वॉइस रेज करना चाहते थे वो, कि जो कंट्रीज सुपर पावर को ज्वाइन करना चाह रही है या फिर ज्वाइन कर लिया है. उनका मानना था कि सभी कंट्रीज को एक तरह से इंडिपेंडेंट मीन्स अपना एक डेमोक्रेटिक सेटअप करना चाहिए, कोई किसी का अलाय बन के उनके अंडर नहीं रहना है. ओके, देन दीज वर द टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया, स्टे अवे फ्रॉम अलायंसेस एंड रेज वॉइस. मीन्स न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज को एक इंडिपेंडेंट सेटअप बनाना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ डिड नैम हेल्प इंडिया. तो इससे पहले हमने जो इसके 2 पॉइंट्स अभी डिस्कस किए, तो उसमें हम देखेंगे कि इंडिया मीन्स इट्स नाइदर नेगेटिव नोर इट्स पैसिव, कि ना तो वो नेगेटिव था नो पैसिव था. मीन्स कि ना तो बिल्कुल उनके खिलाफ, उनके बिल्कुल अपोजिट नहीं थे वो, ना ही दोनों के फेवर में थे. अगर मित्र था तो दोनों का, अदरवाइज किसी का भी नहीं. मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कंप्लीटली स्टे अवे का मीन्स है कि उसमें सिर्फ ज्वाइन ना होना, लेकिन अपना एक एक्टिवली पार्टिसिपेट शो करना, उनकी जो राइवलरीज है उनको सॉफ्टन करने के लिए. ओके, देन हाउ डिड नैम हेल्प इंडिया. नैम मीन्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. नॉन अलाइन मूवमेंट ने इंडिया को जो है किस तरह से हेल्प किया, मदद की. ओके, देन इंटरनेशनल डिसीजंस विच सर्व्स इट्स इंटरेस्ट. इंटरनेशनल डिसीजंस जो इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व करते थे वो अब इंडिया अच्छे से ले सकता था. इंटरनेशनल डिसीजंस कोई भी जो इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व करते थे, मीन्स उन डिसीजन अब इंडिया अच्छे से ले सकता था, और उन डिसीजंस को लेने की अब जरूरत नहीं थी इंडिया को जो सुपर पावर के इंटरेस्ट को सर्व करते थे. तो बेसिकली इंटरनेशनल डिसीजंस में एक सेव होने लगा था इंडिया का. ओके, द सेकंड पॉइंट इज बैलेंस ऑफ सुपर पावर. तो उस टाइम में जो एक तो प्राइम मिनिस्टर और फाउंडिंग मेंबर ऑफ नैम जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, तो उन्होंने एक तरह से एक अपनी एक पॉलिसी फाउंडिंग मेंबर होने के उसमें कि नैम की जो कुछ पॉलिसीज थी, कुछ प्रिंसिपल्स थे, उनको एक तरह से फॉलो करने की कोशिश की. तो इंडिया जो है बैलेंस ऑफ सुपर पावर में हम देखेंगे कि इंडिया जो है ना तो यूएसए के साथ ज़्यादा फ्रेंडली है और ना यूएसएसआर के साथ ज़्यादा फ्रेंडली है, तो वो इक्वली उनकी पावर को बैलेंस कर सकता है. ओके, और अपने जो रिलेशनशिप्स है दोनों के साथ बैलेंसिंग पावर में या बैलेंस करके रख सकता है. तो इंडिया के पास एक फ्रीडम थी उन दोनों को बैलेंस करने की. ये है कि कैसे इंडिया को हेल्प दिया नैम ने. ओके, तो इसमें मेन हम पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल जो थे ये नैम के, जो इंडिया भी इसमें था नैम में, तो उन्होंने एक तरह से इसको क्यों फॉलो किया, बिकॉज ना तो वो उनका अलाय बनना चाहते थे. हमारा इंडिया जो है न्यूली इंडिपेंडेंट था. ओके, तो ना वो किसी का अलाय बनना चाहते थे, ना किसी के अंडर में रहना चाहते थे, बिकॉज बड़ी मुश्किल से हमें फ्रीडम प्राप्त हुई थी, और अपनी फ्रीडम को रखते हुए वो दोनों के साथ अच्छे रिलेशनशिप भी रखना चाहते थे और उनकी राइवलरी को सॉफ्टन करना चाहते थे. तो उनका किसी भी सुपर पावर को ज्वाइन ना करने का एक मेन मोटिव ये भी था कि अगर इंडिया ने किसी एक सुपर पावर को ज्वाइन कर लिया और उसका अलाय बन गया, तो उसमें क्या है कि राइवलरीज जो है उनके बीच की वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बिकॉज ग्रुप्स तो या टीम्स तो पहले बन ही रही थी कि एक सुपर पावर को कितने कंट्रीज ने ज्वाइन किया, सेकेंड सुपर पावर को कितने कंट्रीज ने ज्वाइन किया. तो इंडिया इस तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहता था. वो अपना एक्टिवली पार्टिसिपेशन शो करना चाहता था, बिकॉज
इनकी जो राइवलरीज है, जो आपस में इनका जो कोल्ड वार चल रहा है, उसको एक तरह से सॉफ्टन कर सके। ओके, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म पे हम इस पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या थी। तो क्रिटिसिज्म कुछ इस तरह से की गई कि जो इंडिया जो था, इसमें यही कहते हैं कि इंडिया वॉज नॉट ट्रू विद इट्स नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि भारत जो है ट्रू नहीं था अपने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए। आर्ग्यूमेंट्स है इस तरह के, तो वो कहते थे कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो एक अनप्रिंसिपल्ड पॉलिसी थी, उसका कोई फर्म स्टैंड नहीं था। तो इसके बेसिक्स कहाँ से आते हैं, एक तरह से कि इंडिया ने अगस्त 1971 में एक ट्रीटी साइन की थी यूएसएसआर के साथ, जिसको हम इंडो यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी बोलते हैं। ओके, और ये 20 ईयर्स के लिए साइन की गई थी। बट इसमें जो क्रिटिसाइज किया गया, तो उन्होंने एक तरह से ये क्रिटिसाइज किया कि जब इंडिया पे क्वेश्चंस उठे कि इंडिया एक काइंड ऑफ अलाय बन रहा है यूएसएसआर का, जबकि ऐसा नहीं था, ये सिर्फ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी थी। अगर हम इंडिया के फेवर में बात करें तो इंडिया की तरफ से ये सिर्फ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी थी जो यूएसएसआर के साथ साइन की गई थी 20 ईयर्स के लिए। इसमें सिर्फ कोऑपरेशन, म्यूचुअल कोऑपरेशन या एक दूसरे से किसी तरह का कोई झगड़ा या किसी तरह का कोई अटैक, मतलब इन सब चीज़ों पे एक साइन किया गया था कि एक फ्रेंडशिप ट्रीटी के वे में। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था कि इंडिया जो है यूएसएसआर का फ्रेंड है और यूएसए का नहीं है। नहीं, अगर वो यूएसएसआर से फ्रेंडली था तो यूएसए से भी फ्रेंडली था। तो यहाँ पे इंडिया का स्टैंड यही था कि राइवलरीज को इनकी को सॉफ्टन करे, और यूएसएसआर से जो ट्रीटी जो साइन की गई थी उसके पीछे यही रीजन था कि अगर यूएसए अवॉइड कर रहा है इंडिया को, तो इंडिया जो है थोड़ा सा टिल्ट हो सकता था यूएसएसआर की तरफ। ओके, तो ये ट्रीटी ओनली एक फ्रेंडशिप ट्रीटी थी। बट ये क्रिटिसाइज के रूप में इस तरह से बोला जाता है कि जो नैम के लिए इंडिया का जो प्रिंसिपल्स थे वो अनप्रिंसिपल्ड या नो फर्म स्टैंड्स, कोई फर्म स्टैंड नहीं था। ओके, तो बेसिकली ये था हमारा कोल्ड वार ईरा। तो कोल्ड वार जो है, इन सब सिचुएशंस को जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक कोल्ड वार बन के ही रहा, थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये सब रीजंस थे कुछ जिन्होंने इसको थर्ड वर्ल्ड वार में कन्वर्ट नहीं होने दिया। अदरवाइज पूरी तरह से सिचुएशन इस तरह से बार बार क्रिएट हो रही थी कि जो ये इंसिडेंट है इसके बाद शायद वर्ल्ड वार 3 हो सकता है। ओके, बट ऐसा हुआ नहीं। उससे आगे अब हम कंप्लीट अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 5। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।